आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का ये सेशन। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी क्लास को जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम लोग आज का करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन और खूबसूरत पंक्तियों के साथ में हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। पंक्तियां क्या कहती हैं? जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कई बार ताला खोल देती है। यानी कि आप कई एग्जाम्स को दे रहे हैं, एग्जाम्स को देने के बाद में भी असफलता मिल रही है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन में सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट क्या कहती है? विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। इसकी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनओडीसी ने हाल ही में विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 का तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। यानी कि 2021 में इस रिपोर्ट की पहली बार शुरुआत हुई थी, और यह शुरुआत क्यों की गई थी उसका कारण हम लोग पीछे की ओर जाएंगे तो देखेंगे। आगजनी या अन्य समस्याओं की वजह से जंगलों में जानवर जो हैं विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। कई बार जानवरों का अत्यधिक शोषण होता है, कई बार उनकी खरीद फरोख्त होती है और मार्केट में उनके अच्छे अच्छे अंगों को बेच दिया जाता है, जिससे बहुत सारा पैसा लोग कमा सकें। और इस पैसे की अंधाधुंध होड़ ने क्या किया है? मानव जाति को कहीं ना कहीं शर्मसार किया हुआ है। इसमें वर्ष 2015 से 2021 तक के अवैध वन्य जीव व्यापार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। व्यापक विश्लेषण की बात कर रहा है। 2015 से 2021 तक के क्या किया जा रहा है? वन्य जीव व्यापार, यानी कि वन्य जीवों का क्या क्या व्यापार हुआ और कौन कौन से जीवों का व्यापार हुआ, इसको लेकर के चर्चा की गई है। कब से कब तक की रिपोर्ट है? तो ये 2015 से 2021 तक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, 6 साल की। आगे हम बात करेंगे, यहीं पे आगे देखेंगे रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं, मेन पॉइंट क्या क्या रहे हैं, उसकी तरफ देखेंगे। तो पहला फैक्ट है जंतु एवं पादप उत्पादों की तस्करी। इसमें पहला पॉइंट लिया गया है जंतुओं के पादप उत्पादों की तस्करी, यानी कि जंतुओं के क्या क्या अंग हैं उनकी तस्करी की गई है, एवं कौन कौन से पौधे हैं जिनकी तस्करी की गई है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। दूसरा है अस्थि प्रसंस्करण। यानी अस्थि प्रसंस्करण क्या होता है? हम लोगों ने एक हड्डी ली और एक हड्डी लेकर के क्या किया, उसको गर्म पानी में, बहुत गर्म पानी में क्या किया, उसको बॉइलिंग पॉइंट पर ले आए, उबालने के लिए उसमें डाल दिया। उसके बाद से इसके ऊपर से जो भी मांस होता है उसको हटा दिया जाता है और इसमें क्या कर दिया जाता है? इसका प्रसंस्करण किया जाता है, यानी कि इसका फिर चूर्ण बनाया जाता है। चूर्ण बनाने के बाद में इसका उपयोग क्रीम बनाने में किया जाता है और यह हड्डी प्रसंस्करण का कार्य करती है। यह होता है हड्डी प्रसंस्करण। अगला, व्यापार में वस्तुओं का प्रवेश। अब व्यापार में चूंकि जैसे ही वस्तुओं का प्रयोग बनेगा, महंगे महंगे इत्र बनाए जाएंगे। जैसे मैं बात करूं व्हेल मछली की उल्टी, जिससे दुनिया का सबसे महंगा इत्र बनाया जाता है। मैं बात करूंगा एक सींग वाले गेंडे की, जिसमें दुनिया का सबसे अच्छा कैंसर का एक दवा खोजा जा रहा है, साथ में सेक्स वर्धक दवाइयां भी खोजी जा रही हैं। तो ये किस कार्य आ रहा है? तो ये आ रहा है व्यापार में वस्तुओं का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ गया। आगे हम देखेंगे जंतु एवं पादप उत्पादों की तस्करी के बारे में। तो कौन कौन से जानवर हैं जिनकी तस्करी की जा रही है, जिनके अंगों की तस्करी की जा रही है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट मिलता है गेंडे के सींग की। मैंने जैसा कि बताया, गेंडे के सींग की सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। ये गेंडे की तस्करी के बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा 29% क्या किया जाता है, इसकी तस्करी की जाती है। किसकी की जाती है? गेंडे के सींग की। अगर मैं बात करूं गेंडे के सींग की, तो इसका 1 किलो का सींग जो है करीबन 20 लाख रुपए तक का सेल होता है। करीबन 20 लाख रुपए तक का सेल होता है 1 किलो का सींग। आगे बात करेंगे हम लोग, सबसे अधिक 29% डिमांड है इसकी मार्केट में, यानी कि 29% तक क्या किया जाता है, इसको सबसे ज्यादा सेल किया जाता है, बेचा जाता है। आगे बात करेंगे पेंगोलिन।
पेंगोलिन के स्केल या सल्क, आप लोगों को पेंगोलिन दिखाई दे रहा होगा, पेंगोलिन ये है, और इसके ऊपर जो इसके जो त्वचा पाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सल्क कहते हैं। इस सल्क का उपयोग चाइना में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये बहुत सीधा जानवर होता है और इस जानवर की क्या किया जाता है? सल्क को तोड़ तोड़ करके निकाला जाता है और इसको मार दिया जाता है, और इसके सल्क को बहुत अच्छे दामों में करीबन 26,000 रुपए किलो के हिसाब से बाजार में बेच दिया जाता है। इसको बाद में इसके क्या बनाई जाती हैं? इसकी चॉकलेट्स बनाई जाती हैं, और चॉकलेट्स बना करके क्या किया जाता है? इसको खाया जाता है। इसमें बहुत सारा एनर्जी होता है, इस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। आगे हम बात करेंगे हाथी दांत की। सबसे ज्यादा मार्केट में चूड़ियां बनाने में, चूड़ी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे यहां पे आप लोग देख रहे होंगे हाथी के दांत के आभूषण बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो अगर हम बात करेंगे पेंगोलिन के स्केल की, तो 28% सबसे ज्यादा जो इस समय इसका जो दोहन किया जाता है 28% किया जाता है, यानी कि गैंडे के सींग के बाद सबसे ज्यादा मार्केट में इसके पेंगोलिन के स्केल्स को बेचा जाता है। आगे बात करेंगे हाथी दांत। हाथी दांत बाजार में 15% तक क्या किया जाता है? खरीद फरोख्त की जाती है। आगे हम बात करेंगे यहीं पर, फिर बात करेंगे गेंडा जंतु और देवदार पादक। ये होता है देवदार के वृक्ष, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, बहुत लंबे लंबे वृक्ष हैं। इनका लकड़ी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत अच्छी कीमत पे बाजार में जाता है, क्योंकि इससे फर्नीचर उद्योग फलीभूत होता है, इसी वजह से इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। हम बात करेंगे 2015 से 2021 के बीच वैश्विक रूप से अवैध वन्यजीव व्यापार के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं ये। और देवदार वृक्ष की विशेषता है कि बहुत घने होते हैं, ये जहां पर भी लगाए जाते हैं ये उस जंगल को हरा भरा रखते हैं। लेकिन मानव ने अपनी इच्छा के लिए, अपनी सबसे अच्छी बात कि अपनी चीजों को एडॉप्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या किया? इनको बेचना शुरू कर दिया, अवैध कटाई शुरू कर दी। अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली अन्य जंतु प्रजातियां देखिएगा। पहला है ईल, यानी कि इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद में सबसे ज्यादा कौन सा है? ईल। ईल क्या होता है? ये होती है भैया ईल, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है ना। ये क्या हो गई? ईल मछली है। कहा जाता है कि 660 वोल्टेज का क्या करती है? ये करंट फेंकती है, इसको करंट फेंकने वाली मछली भी कहा जाता है, ठीक है ना। और खाने में सबसे ज्यादा पोषक तत्व इससे प्राप्त होते हैं, इसी वजह से इसका क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा दोहन किया जाता है। हम बात करेंगे मगरमच्छ की, इसके बाद मगरमच्छ 5% तक। तोते और कोकटू, अगर हम बात करेंगे कोकटू की, ये है हमारा कोकटू भाई, तोते की प्रजाति है जो कि अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है, इसीलिए इसका भी सबसे ज्यादा मांस का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कछुए, सांप और समुद्री घोड़े की। ये आप लोगों को समुद्री घोड़ा दिखाई दे रहा होगा, कछुआ आपने देखा है, और इसके अलावा सांप आप लोग रोजाना देखते हैं। ये सब चीजें सबसे ज्यादा क्या की जाती हैं? ये सबसे ज्यादा खाने पीने में उपयोग की जाती हैं, इसीलिए इनका क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा वन्य जीवों का क्या किया जाता है? खरीद फरोख्त की जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग यहां पे अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाले प्रमुख पौधों की। व्यापार किए जाने वाले प्रमुख पौधों की बात करेंगे तो देवदार के बारे में चर्चा कर चुका हूं, एक और है महोगनी वृक्ष, इसके अलावा एक और है होली ट्री। इसकी लकड़ियां गुआसम जैसे अन्य सैम्पिडेल्स मिलकर 47% की भागीदारी के साथ सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर के पूरे बाजार का 47% कवर करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है? 47% इनकी लकड़ी का प्रयोग अवैध रूप से कटाई में किया जाता है। इसके बाद 35% हिस्सेदारी शीशम की रही है। आगे हम बात करेंगे व्यापार में वस्तुओं के प्रयोग की। हम लोगों ने एक एक से पॉइंट देख रहे हैं। वस्तुओं में प्रवाल के टुकड़े यानी कि कोरल पीसेस सबसे अधिक पाए गए हैं, जबकि पशु उत्पादों से बनी दवाओं की बरामदगी 10% थी। मैंने बताया कि हम लोग दवाइयां का उपयोग करने लगे हैं, यानी कि गैंडे के सींग से सेक्सवर्धक दवाइयां बनाई जाती हैं, यानी कि व्याग्रा जैसी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, जिससे लोगों की हार्मोन्स की और पुरुषों की बांझपन की जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात दी जा सके। लेकिन ये क्यों की जा रही हैं? ये दरअसल उच्च प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए इनका सबसे ज्यादा दोहन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे यहीं पर, ये आप लोगों को रिपोर्ट दिख रही है स्पीसीज मोस्ट अफेक्टेड। तो हम लोगों ने यहां पे देखा पेंगुइन्स 28%,
रिनोसियंस ये 29%, आगे देखेंगे सी हॉर्सेज 2%, अदर्स 8%, एनिमल्स में स्नेक, टर्टल्स एंड टर्टाइस, कार्निवर्स, पैरट्स एंड कॉकटोस, क्रोकोडाइल्स एंड ईल्स, ये सब का परसेंटेज मिलाकर के सब कुछ चीजें डिजर्व की जा रही हैं। अब बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स में देखेंगे यहां पे कैडर्स एंड अदर स्पेंडर्स 4% है, रोज बुड्स जो है कितना है, ये 47% है, माफी चाहता हूं 47%, एंड रोज बुड्स 35%, अगर बुड्स एंड अदर मटेरियल्स ये 13% है। हम लोगों ने यहां पे देखा। अब जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 की, वो देखते हैं। इसमें कहा गया है द प्रोसेसिंग ऑफ लॉइन, टाइगर एंड जगुआर बोन्स बिल्ड शिफ्ट फ्रॉम कंट्रीज इन द फार ईस्ट वेयर दे यूजुअली अराइव आफ्टर बीइंग ट्रैफिक टू द कंट्रीज where they are secured with Asia, Africa and Latin America. The 2024 World Wildlife Crime Report released by the United Nations Office of Drugs on 13 मई 2024 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आई है 2024 की, और इसमें ये सब चीजों के आंकड़े बताए गए हैं। अब अपराध के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या हो सकते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। वन्यजीव अपराध के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले संगठित अपराध समूह दूर से संचालित होकर हाथी और बाघ के अवैध शिकार, अवैध मछली पकड़ने और लॉगिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉगिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। लॉगिंग गतिविधियां क्या होती हैं, लॉगिंग गतिविधियां होती हैं किसी भी पेड़ की अवैध रूप से कटाई। आप लोगों ने पुष्पा करके एक पिक्चर देखी होगी बॉलीवुड में, उसमें क्या होता है, इस पिक्चर में अवैध रूप से चंदन की कटाई की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से लॉगिंग की वही प्रक्रिया थी, वैसे ही उसमें क्या किए जा रहे थे, चंदन के वृक्ष काटे जा रहे थे। इसमें क्या किया जाता है, देवदार और अन्य महत्वपूर्ण पेड़ों को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लॉगिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अक्सर अन्य आपराधिक उद्यमों के साथ सत्ता संबंध, भ्रष्टाचार, अवैध आग्नेय शास्त्रों और अन्य शोधन के अवसरों का उपयोग करते हैं। यहां पे कुछ तस्करी के पीछे बड़े आपराधिक समूह हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्या लोग मिलकर के क्या करते हैं, इस अपराध को अंजाम देते हैं। वहीं कई गरीब लोग भी हैं जो केवल अपना गुजारा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुछ मछुआरे होते हैं जो क्या करते हैं, मछलियों को बेच देते हैं, मगरमच्छ की चीजों को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुजारा भत्ता करना है अपना। लेकिन यहां पे कई लोग ऐसे भी हैं जो धन प्राप्ति की वजह से क्या करते हैं, अत्यधिक धन प्राप्ति की वजह से क्या करते हैं, ऐसी चीजों का दोहन करते हैं और ऐसी चीजों को मार्केट में बेच देते हैं। निर्जीव जानवरों का शिकार करते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ते हैं। आगे कभी कभी अवैध शिकार इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपनी फसलों या पशुओं को जंगली जानवरों से बचाना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो जंगल में, जिनको परमिशन दे रखी है सरकार ने कि आप जंगल में रहिए और जंगल की चीजों से जड़ी बूटी एकत्रित कीजिए और जंगल में अपना बसेरा बसाइए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने जानवरों से को अन्य जानवरों से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, उन जानवरों का शिकार कर देते हैं। यानी कि कई बार क्या करते हैं, बागडोर ऐसी लगा देते हैं जिसमें क्या करते हैं, करंट फैला देते हैं। करंट फैलाने से क्या होता है, जानवर उसकी चपेट में आता है और मारा जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग यहीं पर वन्यजीव अपराध को कम करने के उपाय। अब बात करेंगे कम करने के उपाय क्या क्या हैं। तो वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन करने पर दंड को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अवैध वन्यजीव उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे वर्तमान कानूनों को कठोरता से प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन की आवश्यकता है, यानी कि उनको अच्छे से प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। 1986 पर्यावरण अधिनियम की बात की जा रही है। बात करेंगे वन्यजीव तस्करी के परिणामों के बारे में। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, यानी कि वन्यजीवों की तस्करी करने से क्या क्या हमें पर्यावरण के नुकसान हो रहे हैं, इसको लेकर के हमें कैंप लगाने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। आप गांव-गांव घूम घूम करके इस चीज को लेकर के लोगों को सचेत कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग यहीं पर वन्य जीवों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कहता है 1976 में वनों और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के विषय को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के दायरे में शामिल किया।
इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में पहली बात तो डाल दिया गया। क्या कहता है, वनों और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के विषय को केंद्र और राज्य दोनों सरकार के दायरे में शामिल किया गया और राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 यह आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। क्या कहता है, डीपीएसपी कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसका 48A अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के, देश के जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, कहता है। आगे संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि वनों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। क्या कहता है, 51A(G) आर्टिकल 51A(G) कहता है कि क्या कहता है कि वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNODC के बारे में। इसकी स्थापना, अब बात करेंगे UNODC जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके बारे में चर्चा करेंगे, UNODC के बारे में। इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के रूप में 1997 में की गई थी। कब की गई थी, 1997 में, 1997 में। 2002 में इसका नाम चेंज करके और परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम UNODC अर्थात ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो नाम इसमें निकल के आ रहे हैं। इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम UNODC अर्थात ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कर दिया गया। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC एक वैश्विक संगठन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई देश शामिल हैं, बहुत सारे देशों से मिलकर के यह संगठन बना हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में काम करता है और अवैध दवाओं, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। बढ़िया है, आगे बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारा प्रश्न कौन सा है, वो यानी कि हमारा एक टॉपिक हो चुका है, उसका एक प्रश्न देखेंगे। हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा रिपोर्ट, यानी कि तीसरी रिपोर्ट जारी की गई है और पहली बार 2021 में इसको जारी किया गया था कोविड के समय में। और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो 2015 से 2021 के बीच की 7 साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, 6 साल की, ठीक है ना, 6 साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर, सुंदरवन आखिर चर्चा में क्यों है? फिर से एक बार सुंदरवन चर्चा में है, चर्चा में आने का कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सुंदरवन एक अनसुनी कहानी। सबसे पहली बात तो सुंदरवन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रमुख पर्यावरण वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सुंदरवन को वायु प्रदूषण से गंभीर खतरा बताया गया है। यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव वनों की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है, यहां पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन रखा गया है। देश का 40%, अगर बात करी जाए पूरे सुंदरवन की, तो सुंदरवन का 40% जो है भारत में है। इसके अलावा बांग्लादेश सहित अन्य देशों में इसकी अन्य जड़ें फैली हुई हैं। बात करेंगे हम लोग यहां पर, ये है सुंदरबन, आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा होगा, यहां पर इसके नॉर्थ में है बांग्लादेश, यहीं पर ये अगर बात करेंगे तो इसके अन्य क्षेत्र में यहां पे इंडिया मिल जाएगा। 1/3 एरिया ऑफ सुंदरबंस ऑफ 2000 स्क्वायर किलोमीटर इन वाटर, मतलब इसका 2000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर कहां पर है, पानी में फैला हुआ है। हम बात करेंगे यहीं पर सुंदरबन जनरेट सर्विसेज 271 मिलियंस पर ईयर्स, यानी कि 273 मिलियन से 714 मिलियन सेवाएं ये देता है। सुंदरवन फैक्ट शीट में सुंदरवन स्प्रेड ऑन 6000 स्क्वायर किलोमीटर इन बांग्लादेश एंड 4000 किलोमीटर इन इंडिया, ठीक है ना। और ये कब से, 1947 से, जब से भारत आजाद हुआ है तब की बात कर रहा हूं, यानी कि 6000 किलोमीटर ये बांग्लादेश में और 4000 किलोमीटर ये भारत में फैला हुआ है। हम बात करेंगे यहीं पर सुंदरवन आखिर है क्या।
सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं, ये कहां पर स्थित है? ये मेघना, ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी पर एक डेल्टा के रूप में स्थित है। सुंदरवन विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के आवास हेतु एक अभ्यारण्य है जिसमें दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव जैसे खारे पानी के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड और गंगा डॉल्फिन तथा ऑलिव रिडले कछुए आप लोगों को बता दूं कि ये हाल ही में इनको रेड सूची में, IUCN की रेड सूची में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये विलुप्ति की कगार पर हैं। जब ये विलुप्ति की कगार पर हैं तो इनको IUCN की रेड बुक डाटा सूची में शामिल किया गया है। इसीलिए किया गया है जिससे ये विलुप्ति की कगार पर न पहुंच पाए और इनका संरक्षण किया जा सके। आगे बात करेंगे हम लोग यहीं पर सुंदरवन के बारे में। सुंदरवन का 40% भाग भारत में तथा शेष भाग बांग्लादेश में स्थित है। इसे वर्ष 1987 भारत में और वर्ष 1997 में बांग्लादेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बताइए, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल कर लिया और कब किया था? 1987 में। वहीं बांग्लादेश ने 1997 में। आगे बात करेंगे, जनवरी 2019 में इसे रामसर अभिसमय के अंतर्गत भारत की सुंदरबन आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, बात करेंगे किसकी? वेटलैंड की, वेटलैंड्स में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर सुंदरबन के विशिष्ट शिकारी रॉयल बंगाल टाइगर इस क्षेत्र में अत्यधिक चराई को कम करने के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। यानी कि सबसे मेन हीरो जो है इस पूरे जंगल का वो है बंगाल रॉयल टाइगर। ये क्या करता है? ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है? संतुलित रखता है। आप लोगों ने बचपन में क्या सुना होगा? शेर ने बकरी को खाया, बकरी ने घास को खाया, घास को बकरी ने खाया और सर्प को बकरी ने काटा। इस तरीके से ये पर्यावरण का क्या हुआ? संतुलित जीवन था और यही इकोसिस्टम था। इसी इकोसिस्टम के तहत शेर क्या कर रहा था? सभी लोगों पर राज कर रहा था। वही सुंदरवन में देखने को मिला। आगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे बांग्लादेश के अंतर्गत और इंडिया के अंतर्गत जो बीच में सीमा यहां पर दिख रही है वहीं पे 10 सुंदरवन पाया गया है। ठीक है। वहीं भारत के मैप में आप लोग देखेंगे, भारत के मैप में यहां पर सुंदरवन जो है वो कहां पर है? ये सुंदरवन बिल्कुल तटस्थ है, यहां पर बंगाल की खाड़ी के ठीक ऊपर। कहां पर? बंगाल की खाड़ी के ठीक ऊपर क्या पाया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंदरवन पाया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे यहीं पर सुंदरवन के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। तो जलवायु परिवर्तन का परिणाम महासागरों के बढ़ते जल स्तर से निचले स्तर के मैंग्रोव के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न कर सकता है। जलमग्न होता है यानी कि जल में डूब जाना, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि अधिक वर्षा क्या कर सकती है, यहां को इसको जल भराव की वजह से जलमग्न कर सकती है, यानी कि इसको डुबो सकती है। तो सभी प्राणी जाति पर क्या आ जाएगा? संकट आ जाएगा। चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि से भी मैंग्रोव को खतरा हो सकता है। मैम बात करेंगे यहां पर डायग्राम की, भारत के यहां पर डायग्राम को देखिएगा। भारत के यहां पर डायग्राम को देखिएगा तो हमें देखने को मिलता है, देखिएगा यहां पर अगर मान लीजिए कि ये यहां पर हो गया बांग्लादेश और यहां पर ये हो गया इंडिया, जस्ट इन दोनों के बीच में यहां पर पाया जा रहा है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन यहां पाया जा रहा है और यहीं पर मान लीजिए किसी चक्रवात की उत्पत्ति यहां से होती है। जब ये चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से कोई चक्रवात आया तो ये ऊपर की ओर जाएगा और इससे कहीं ना कहीं क्या होगा? यहां प्रभावित होगा, क्योंकि अधिक वर्षा क्या कर सकती है? इसको जलमग्न कर सकती है, यानी कि जल से पूरी तरह से समाप्त कर सकती है।
आगे हम लोगों ने यहां पर देखा नगदी फसलों यानी कि पाम ऑयल अर्थात खाद्यान्न उत्पादन धान जैसी कृषि की वजह से मैंग्रोव वन नष्ट हो सकते हैं। वहां पर आदिवासी समुदाय क्या कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है। चावल की खेती करने से और नगदी फसलों के पाम ऑयल से यानी कि नगदी फसलों को क्या कर रहा है, रोप रहा है, जिससे क्या किया जा सकते हैं, उनको बेच करके तुरंत पैसा कमाया जा सके। उनको नगदी फसलें कहती हैं, जिसका पैसा तुरंत भुगतान के रूप में हमारे पास आ जाए, उसको नगदी फसल कहते हैं। जब आदिवासी समुदाय ये सब करता है तो क्या करता है, उससे जंगल को नुकसान पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मैंग्रोव आवासों के नष्ट होने से संकटपन्न या लुप्तप्राय प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और मैंग्रोव आवास क्या हुए, खत्म होने लगे। फिर बात करेंगे आसपास के शहरी क्षेत्रों एवं संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र से ब्लैक कार्बन कणों के युक्त प्रदूषक सुंदरवन की वायु गुणवत्ता को न्यून कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आसपास यहां पे हम लोगों ने क्या की, फैक्ट्री स्थापित कर दी, वहां हमने फैक्ट्री स्थापित की और उससे निकलने वाले कार्बन कर क्या कर रहे हैं, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे यहां पे रहने वाले जीव जंतुओं को क्या हुआ, सांस लेने में समस्या आई और कार्बन के कण उनके सांस के साथ में, ड्रॉप्स के साथ में अंदर चले गए और उसमें क्या हुआ, वो बहुत अल्प आयु में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। ऐसे में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जानवर क्या हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा है, यानी कि इकोलॉजी सिस्टम पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ा। आगे बात करेंगे हम लोग इसे कैसे रोक सकते हैं, उपाय कौन कौन से, रोकथाम कौन कौन से है। तो सबसे पहले बात तो नदी के तटों का संरक्षण किया जा सकता है, यानी कि नदी के तटों पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए जिससे उनको समस्या हो। जैसे मैं बात करूं कि भारत में एक नदी है जिसे चंबल नदी कहा जाता है। चंबल के तटों पर अक्सर रेत का अवैध उत्खनन होता है, जिसकी वजह से यहां पर रहने वाले घड़ियाल और मगरमच्छों को बहुत खतरा बना रहता है और वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। तो इससे क्या करना है, हमें नदियों के तटों को सबसे पहली बात तो संरक्षित रखना है। दूसरी बात, वर्षा जल संचयन और जल संभरण वाटरशेड विकास पहलों को लागू कर कृषि उत्पादन में और वृद्धि की जा सकती है, यानी कि वर्षा के जल को संचित करना है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, वर्षा के जल को छतों पर संचित कर लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, वापस धरती में पहुंचा दिया जाता है मशीनें लगा करके। यह होता है वर्षा के जल का संचयन करना। आगे प्राकृतिक प्रक्रियाओं और सूक्ष्म जीवों जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया और उपयोग करके जल की गुणवत्ता एवं पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य को पोषित किया जा सकता है। समझ रहे हैं, जल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जल की गुणवत्ता इतनी भी नहीं बढ़ानी है कि उसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाए, खत्म, समाप्ति हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी ठहरे हुए पानी में या किसी नदी में ऊपर से नीले कलर की स्याही जैसी क्या हो जाती है, वो नीले कलर जैसा क्या पाया जाता है, काई जैसा जम जाता है। तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई इसमें काई जमा हुआ, नहीं, वो दरअसल होता ही है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अत्यधिक इसको क्या करने से, इसकी अत्यधिक सफाई करने से और इसकी अत्यधिक गुणवत्ता सुधारने से हम लोगों ने क्या किया, केमिकल बहुत डाल दिए। उससे क्या हुआ, उसकी ऑक्सीजन समाप्त हो गई और धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊपर नीले कलर की एक परत जमती जाएगी, हरे कलर की एक परत जमती जाएगी। विनियमित पर्यटन, प्रदूषक कारखानों को बंद करना, ईंट भट्टों को बंद करना और भूमि उपयोग का विनियमन एवं तटीय विनियमनों को सशक्त बनाना इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ईंट के भट्टों को, चिमनियों को हम लोग बंद कर सकते हैं। साथ में प्रदूषक कारखानों, जो कारखाने हमारे नदियों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको भी बंद किया जा सकता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहा सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में 40% इसकी हिस्सेदारी है सुंदरवन की और ये भारत में हो गया। और वहीं पर बात करेंगे अन्य देश, बांग्लादेश और अन्य देशों में इसका अन्य परसेंटेज है, यानी कि करीब 6000 वर्ग किलोमीटर कवर करता है ये बांग्लादेश को और 4000 वर्ग किलोमीटर ये कवर करता है किसको, ये करता है भारत को कवर। आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक है जापान में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 6G डिवाइस। दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कहां हो गया है? तो वो मेरे प्यारे विद्यार्थी हुआ है जापान में। अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे
चर्चा में क्यों आया है? जापानी कंसोर्टियम, कंसोर्टियम होता है ऐसे देशों का संगठन जो कि इस टेक्नोलॉजी को इजाद कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को भारत में अन्य देशों में पहुंचा रहे हैं, या किसी बहुत सारे देशों ने मिलकर किसी टेक्नोलॉजी को इजाद किया हो, बनाया हो, उसको कंसोर्टियम कहा जाता है। दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है जो बिजली की गति पर डेटा ट्रांसफर कर सकता है। बताइए, लाइट की जो स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके ठीक इक्वल क्या कर सकता है, ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है। 6G डिवाइस में 100 GB प्रति सेकंड जीबीपीएस की चौंका देने वाली डेटा ट्रांसमिशन दर है। बताइए, 100 GB पर सेकंड, 100 GB पर सेकंड की स्पीड है इसमें, जो वर्तमान 5G तकनीकी की क्षमताओं में 20 गुना अधिक है। अभी वर्तमान में 5G तकनीकी है और 5G तकनीकी के 20 गुनी तकनीकी किसने लॉन्च की है? जापानी कंसोर्टियम ने। आगे बात करेंगे, यह 100 गीगाबाइट यानी कि जीबी प्रति सेकंड की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। भारत में बात करेंगे 6G प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, तो भारत के 6G प्रोजेक्ट को 2 चरणों में, पहला चरण वर्ष 2023 से 2025 तक और दूसरा चरण 2025 से 2030 तक कार्यान्वित किया जाएगा। यानी कि 2 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा, 2023 से 2025 तक, और पहले 2 साल का एक टाइम पीरियड लिया गया है, उसके बाद 5 साल का, यानी कि 2023 से 2025 और 2025 से 2030 2 समय काल लिए गए हैं। यह भारत को सबसे सस्ते 6G दूरसंचार प्रणालियों के लिए बौद्धिक संपदा उत्पादों एवं समाधानों के एक प्रमुख विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ताओं के रूप में स्थापित करने के साथ साथ भारत के तुलनात्मक लाभों के आधार पर 6G अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकता है। कहने की बात यह है कि यह क्या करेगा, उन जगहों को चिन्हित करेगा जिन जगहों पर 6G सुविधाएं क्या करनी है, हमें देनी है। जैसे भारत में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान में हम लोगों ने कहा कि भाई हमें पोखरण, जहां पर पहली बार परमाणु विस्फोट किया गया था, परमाणु का सफल प्रयोग किया गया था, वहां पर हम लोगों को 6G सुविधा देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस जगह की चिन्हित करेंगे, उस जगह पर देखेंगे कि क्या क्या आयाम होने चाहिए, क्या क्या डायमीटर्स होने चाहिए, क्या क्या कार्य होने चाहिए और क्या क्या यहां पर संसाधन होने चाहिए जिससे यहां पर 6G की सुविधा मिल सके। समझ गए? आगे बात करेंगे हम लोग, यह परियोजना स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, उद्योग एवं भारत में अन्य ब्रॉडबैंड वायरलेस अनुप्रयोग जैसे ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, ग्रामीण ब्रॉडबैंड और आत्मनिर्भर भारत के तहत अन्य डिजिटल इंडिया पहलों को एक R&D प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ गए? ये क्या करेगी, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, उद्योग लगाएगी, स्टार्टअप शुरुआत करवाएगी, मेक इन इंडिया के तहत कार्य करेगी। भारत विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। हम किसकी बात कर रहे हैं? 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार कौन सा है? भारत का है। पहले नंबर पर चाइना का है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.5 गुना तेजी से बढ़ी है। ये एक असाधारण डिजिटल बढ़त है। बताइए भाई, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.5 गुना तेजी से बढ़ी है। यानी कि हम लोग फोन पे, गूगल पे और अमेजॉन पे, अन्य ऐसे भारत पे, कई ऐसे चीजें हैं जिनका प्रयोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में करते हैं। उससे क्या हुआ है, हम लोगों ने दूसरे देशों में भी, थाईलैंड और अन्य देशों में भी क्या किया है, ऐसी चीजों का डिजिटल अर्थव्यवस्था का चलन चला दिया है। आगे बात करेंगे हम लोग, इस अवधि में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गई है और इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन हो गई है। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर के 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है रेशेदार तंतु, इसे हिंदी में बोलते हैं रेशेदार तंतु। आप लोगों ने बचपन में एक गुलदस्ता देखा होगा जिसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी सी क्या होती थी, बिल्कुल महीन पाइप सी डली होती थी। उसमें हम लोग जैसे ही लेजर टॉर्च या टॉर्च लगाते थे तो उसमें से प्रकाशित तंतु निकलते थे, वो दीवार पर या कहीं पर भी लाइट देते थे, जरूर देखा होगा। और वो क्या होता है, वही ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इस तरीके का एक तार वायर होता है जिसमें छोटे छोटे तंतु निकले होते हैं प्रकाशिक। ये क्या करता है, अंदर तक क्या करता है, इससे क्या होता है, ये जमीन के अंदर क्या करती है, लाइन या केबल बिछाई जाती है जिससे
नेट की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से दी जा सके और नेट की स्पीड को बढ़ाया जा सके। प्रतिदिन 70 मिलियन ई प्रमाणीकरण और मासिक 8 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन के साथ भारत विश्व में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लोकतंत्र है। यानी कि अगर हम बात करें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, इसमें पूछने वाला क्या पूछा जा सकता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। सबसे ज्यादा यूपीआई का उपयोग करने वाला देश भारत है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे 6G प्रौद्योगिकी होती क्या है, आखिर क्या है 6G नेटवर्क। तो उसमें पहले आ जाएगा नेटवर्किंग, देन उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा डेटा एनालिसिस, चौथा लार्ज इंटेलिजेंस सरफेस, एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा ऑटोनॉमी एंड सेंसिंग, एंड फिफ्थ हो जाएगा एआई, मशीनिंग लर्निंग एंड ह्यूमन एंड कोप। छठी पीढ़ी का वायरलेस 6G 5G सेलुलर प्रौद्योगिकी का स्थान ले लेगा, यानी कि 5G के स्थान पर 6G आ जाएगा और यह 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों यानी कि फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने में सक्षम होगा और काफी अधिक क्षमता एवं तीव्रता का प्रदान करेगा। आगे बात करेंगे, यह 1 मिली सेकेंड प्रवाह क्षमता की तुलना में 1000 गुना तेज या 1/1000 विलंबता देरी की स्थिति प्रदान करेगा। इसका कहने सेंस ये है कि ये 1 से 1000 से तक तुरंत अपनी रीच बना लेगा और इतनी अच्छी स्पीड के साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएगा। आगे बात करेंगे, यह फ्रीक्वेंसी के वर्तमान में अप्रयुक्त टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करेगा। टेराहर्ट्ज तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच होती हैं। ये तरंगें बेहद छोटी और नाजुक होती हैं, लेकिन वहां पर मुक्त स्पेक्ट्रम सर्वाधिक मात्रा में होता है जो प्रभावशाली डेटा दरों की अनुमति देते हैं। ये इसके बारे में 6G के बारे में बताया जा रहा था कि भाई 6G स्पेक्ट्रम होता क्या है, कैसे कार्य करता है, इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा था ये। आगे बात करेंगे की फीचर्स ऑफ फ्यूचर 6G मल्टी बैंड अल्ट्रा फास्ट स्पीड ट्रांसमिशन। ये पूरा स्पीड का पूरा दिया हुआ है, क्या क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैसे काम करेगा, एनर्जी इफिशिएंट कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा, हाई सिक्योरिटी स्केसी एंड प्राइवेसी कैसे देगा, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब बात करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ 6G। 6G का एवोल्यूशन कैसे आया, तो 1979 में सबसे पहले 1G आया। क्या आया, फर्स्ट जनरेशन आई। फर्स्ट वायरलेस स्टैंडर्ड लॉन्च इन जापान। जापान में पहली बार वायरलेस स्टैंडर्ड को लॉन्च किया गया। 1990-91 के दशक में 2G आ गया, जिसे सिग्निफिकेंसी बेटर और अच्छी एसएमएस टेस्टिंग आ गई। हम लोग टेस्ट करना सीख गए, एसएमएस करना सीख गए। उसके बाद 2001 में 3G आया, जिसमें मोबाइल, टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो ऑन डिमांड आने लगी। देन उसके बाद 2008 और 10 में 4G आ गया, जिसमें वेब एक्सेस हो गया, गेमिंग सर्विसेज आने लगी और हाई डेफिनेशन वीडियो डिलीवरी होने लगी, यानी कि HD में वीडियो आने लगे। उसके बाद में 2017 से 2019 में 5G आ गया और जिसमें 4G से 5 गुना यानी कि 5 गुना तेज हम लोग को 5G ले आए। इसमें IoT, स्मार्ट सिटीज एंड डिफरेंशिएट एप्लीकेशंस, 5G की सुविधा इतनी गजब आ गई कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा 5G का उपयोग शुरू कर दिया। अगर हम बात करें 5G की सुविधा, सबसे पहले तो वो रिलायंस कम्युनिकेशन ने दे दी, रिलायंस की जियो ने दे दी, और सबसे पहले शुरुआत कहां की, तो वो कर दी थी महाकाल लोक उज्जैन में। ठीक है, आगे बात करेंगे 6G की सुविधा। 2024-25 में 6G की सुविधा 5 टाइम फास्टर देन 5G, 5G से 5 गुना तेजी से होगी ये सुविधा। और कम्युनिकेशन, मीमो, AI, ML लर्निंग और अन्य चीजें यहां पर प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। आगे बात करेंगे इससे संबंधित प्रश्न की। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है जापान के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जापान के द्वारा। अगला टॉपिक है 4th नंबर का कांवर झील, जो कि वर्तमान में चर्चा में है। आर्द्रभूमि के अस्तित्व पर संकट, यानी कि अभी कांवर झील जो है वो क्या है, वर्ल्ड सेंचुरी है और उसके अस्तित्व पर अभी संकट घेरा रहा है, चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, कभी प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थली रही एशिया की सबसे बड़ी अलवर जल की गोखुर झील और बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील धीरे धीरे लुप्त हो रही है। एशिया की, ध्यान रखिएगा, एशिया की अलवर झील है, यानी कि कैसी है, ये मीठे पानी की झील है। एशिया की बात कर रहा हूं। भारत की बात करेंगे तो बूलर झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हम एशिया की बात कर रहे हैं। आगे बात यहां पे देखेंगे, कंवर लेक आप लोगों को दिख रही होगी बिहार में। यहां पे देखेंगे इसे कांवरतल झील
के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कावरतिल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्प के कारण बनी है। विसर्प क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें यह उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों को कवर करती है। यह वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग व स्थल है जहां 58 प्रवासी जलपक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैव विविधता हेतु एक बहुमूल्य स्थल है। यानी कि यहाँ पे करीबन 50 से अधिक क्या मिलती हैं? प्रजातियां मिलती हैं मछलियों की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रवासी पक्षी आकर के क्या करते हैं? अपना गुजारा करते हैं, रात में रुकते हैं, कई कई महीनों तक यहीं पर इसके तट पर बैठे रहते हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त 5 प्रजातियां इस स्थल पर निवास करती हैं, जिनमें गिद्ध की 3 प्रजातियां शामिल है, रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, व्हाइट स्टम्प्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, और 2 जलपक्षी प्रजातियां सोशिएबल लैपविंग और वियर पोस्टड ये भी निवास करती हैं। संकट क्या है? साइट पर प्रमुख संकटों का कारण जल प्रबंधन गतिविधियां जैसे जल निकासी, जल पृथक्करण, बांध निर्माण और नहरीकरण शामिल किया गया है। एक नहर से बहुत सारी नहरें खोद दी गई तो नहरीकरण कर दिया गया भाई, ठीक है। जल निकासी यानी कि जल का निकास नहीं मिल पाया तो गंदा जल जो है वहीं ठहर जा रहा है और वहीं पे सूख जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अच्छा, इसमें कांवर झील के क्षरण का कारण क्या है वो देखते हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। सबसे बड़ी बात, बिहार जो है आज भी इसीलिए पिछड़ा हुआ माना जाता है क्योंकि यहां पर बारिश का अच्छा कोई सोर्स नहीं है। यानी कि या तो यहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, कोसी नदी जो कि यहां पर बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनती है, और कई ऐसी गंडक नदियां, कोसी नदियां ये क्या करती हैं? बाढ़ लाने में सहायक होती हैं। तो सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से यहां पे क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो प्रकृति क्या है? इस स्टेट को कभी भी फलीभूत नहीं होने देती है। बूढ़ी गंडक नदी से झील तक पानी का मार्ग पूर्णतः बाधित हुआ है। कृषि एवं आवास के लिए झील का अतिक्रमण हुआ है। यूट्रोफिकेशन के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की कमी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? मैंने बताया था, यूट्रोफिकेशन होता है पानी की तलहटी पर आप लोगों को ये नीला नीला दिखाई दे रहा होगा, नीली नीली हरी हरी एक परत जम जाती है, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यानी कि पानी के ऊपर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। आगे बात करेंगे कांवर झील आर्द्रभूमि क्षरण का प्रभाव। जलाशय में पक्षियों की आबादी में गिरावट हो जाएगी। मछुआरे समुदाय के आय में कमी होगी, यानी कि मछुआरों आय की कमी हो जाएगी। पैसे से भूखे मरने लगेंगे भाई, पैसा नहीं कमा पाएंगे क्योंकि मछलियों से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। भोजन एवं मीठे पानी सहित अन्य सेवाओं में कमी। सबसे ज्यादा मीठे पानी के लिए इसी पर निर्भर थे, तो मीठा पानी जो है समाप्त होता जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तूफान से सुरक्षा नहीं हो पा रही है। सूखा बफरिंग और भूजल पुनर्भरण एवं निर्वहन तथा कार्बन पृथक्करण में कमी। अगला, मनोरंजन जैसी सांस्कृतिक सेवाओं में कमी, यानी कि इसके तट पर ना कोई मेला हो पा रहा है, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इसको नुकसान हो रहा है। आगे बात करेंगे आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सुझाव। तो जमीनी स्तर पर जन जागरूकता को बढ़ावा देना, वन संरक्षण अधिनियम की तर्ज पर आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम बनाना, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नीतिगत समर्थन को बढ़ावा देना और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। देखिएगा, वेटलैंड सिटीज को या वेटलैंड्स जो प्लेस होते हैं उनको अगर हम लोगों को कंजर्वेशन में लाना है, लोगों के अवेयर करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा हमें। और कई ऐसे बड़े लोग जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वो लोगों को बताना पड़ेगा कि आर्द्रभूमि पर संकट आएगा तो किस तरीके से हमें हानि हो सकती है, ये हमें सिखाना होगा। आगे बात करेंगे मानव जाति के लाभ के लिए आर्द्रभूमियों के सतत उपयोग की आवश्यकता पर जोर देना। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जल निकायों के अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा शुरू करने का प्रयास करना। सरकार को पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आर्द्रभूमि को नदी या नहर से जोड़ना। देखिएगा, अगर मान लीजिए आर्द्रभूमि में कहीं पर वेटलैंड बनता जा रहा है, यानी कि सूखा होता जा रहा है, तो वहां पर नदियों से इसको जोड़ देना और फिर से सिंचित करना, तो ये क्या हो जाएगा? इससे इसमें नुकसान नहीं होगा। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए उपाय सुझाव क्या क्या है? जमीनी स्तर पर जन जागरूकता। पहली बात जन जागरूकता। वन संरक्षण अधिनियम की तर्ज पर आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम लाना। भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नीतिगत समर्थन प्राप्त करना। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा।
ये 4 चीजें हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आद्भूमि संरक्षण को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। सुझाव में जमीनी स्तर पर जन जागरूकता को बढ़ावा देना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आधुनिक संरक्षण की नीतिगत समर्थन, उसके बाद करेंगे, अब बात करते हैं गोखुर झील क्या होती है, ऑक्सबो लेक क्या होती है। यह यू आकार की झील होती है। अत्यधिक विसर्पण के कारण जब मुख्य नदी की एक शाखा अलग हो जाती है, मान लीजिए कोई नदी है, नदी बह रही है और इस नदी में से कोई एक शाखा जो है फूट गई और यहां पे बन गई, इसे कहते हैं गोखुर झील। ये किस टाइप की होती है, ये यू आकार की होती है। आगे देखेंगे, यह कह सकते हैं कि यह एक वक्राकार झील है जो समय के साथ क्षरण और अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बिसर्पी नदी के किनारे बनती है। गोखुर झीलें सामान्यतः अर्धचंदाकार होती हैं जो नदियों के पास बाढ़ के मैदानों और निचले इलाकों में पाई जाने वाली भूस्थलाकृति है। कभी लोकप्रिय पर्यटन स्थल रही कांवर झील अतिक्रमण का शिकार हो गई है और जिसका अस्तित्व संकट में है। ठीक है, पर्यटन के लिए सबसे अच्छी एक जगह मानी गई थी और अब क्या हो रहा है, अब ये क्या हो गई है, अतिक्रमण का शिकार हो गई है जिसका अस्तित्व कैसा है, संकट में है। यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है, यहां ये नदी बह रही है और नदी बहते हुए क्या कर लिया, इसने यू आकार का क्या बना लिया, एक क्षेत्र बना लिया। तो ये मेंडरिंग स्ट्रीम डायग्राम है। ठीक है, यहां पे आप लोगों ने इसको देख लिया है गोखुर झील को। इससे संबंधित प्रश्न ये है, एशिया की सबसे बड़ी अलग अलग झील जल की गोखुर झील, जिसे कावरतल झील के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर है, बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है बॉबी बकेट ऑपरेशन। कौन सा है, बॉबी बकेट ऑपरेशन, आखिरी टॉपिक है। आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से चीजों को समझिए। आप लोगों से जो प्रश्न नहीं बनना है, प्रश्न को पूछिए और 10 बार पूछिए। आगे बात करता हूं, यहां पे बॉबी बकेट ऑपरेशन की चर्चा में क्यों है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में बड़े पैमाने पर बनाग्नि को दावानल कहा जाता है। दावानल यानी कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। फिर से आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय सुरक्षा, बहुमूल्य वनस्पति एवं वन्यजीवों के संरक्षण जैसे बहुत से प्रश्नों पर विचार करने को विवश कर दिया है। यहां पर बनाग्नि हो गई है और क्या हो रहा है, यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया है, बॉबी बकेट। आगे, बनाग्नि के कारण केवल वनों को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उपजाऊ मिट्टी, कटाव में भी तेजी आती है। इतना ही नहीं, जल संरक्षण के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। बनाग्नि का बढ़ता संकट वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए समस्या उत्पन्न करता है। यूं तो वनों में आग लगने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वास्तविक कारण हैं जिसकी वजह से विशेषकर गर्मियों में मौसम में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में ही सबसे ज्यादा आग लगती है, सर्दियों में कम लगती है? इसके कारणों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले एक फैक्ट है, मजदूरों द्वारा शहद एकत्रित करने के लिए और कुछ ऐसे उत्पाद, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जंगल में आग जानबूझकर लगा दी जाती है। कुछ मामलों में जंगल में काम कर रहे मजदूरों, वहां से गुजरने वालों लोगों, चरवाहों द्वारा गलती से जलती हुई किसी वस्तु, सामग्री आदि को वहां छोड़ देना। यानी कि कह सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और पीने के तुरंत बाद उसको क्या करते हैं, वहीं पर जंगल में फेंकते हुए चले जाते हैं। इससे क्या होता है, पत्ते जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न करते हैं और आग का रूप ले लेते हैं। सूखे पत्ते गर्मियों में आसपास के गांव के लोगों द्वारा दुर्भावना से आग लगाना, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि भाई उनको दिख रहा है कि इस व्यक्ति के खेत में पर्याप्त औषधि पाई गई है, तो वो क्या करेगा, उस सामने वाले व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति को दुर्भावना से क्या करेगा, आग लगा देगा। मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराने हेतु आग लगाना, यानी कि मवेशियों को चारा उपलब्ध कराना है तो भी क्या करते हैं, आगजनी कर देते हैं। आगे बात करेंगे बिजली के तारों का वनों से होकर के गुजरना। जब वनों से होकर के बिजली के तार गुजरते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो टूट करके जंगलों में गिर जाते हैं और जंगलों में गिरने के पश्चात क्या होता है, उसमें आग की लपटें निकल बैठती हैं। प्राकृतिक कारण यथा बिजली का गिरना, पेड़ की सूखी पत्तियों के मध्य घर्षण उत्पन्न होना, तापमान में वृद्धि होना आदि की वजह से वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। परंतु यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वनों में अतिशय मानवीय अतिक्रमण, हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार की घटनाओं में बारंबारता देखने को मिलती है।
अब यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली बात तो जैव विविधता को हानि होगी। दूसरी बात, प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जाएगी भैया, जैव विविधता को हानि पहुंची, बायोडायवर्सिटी को लॉस हुआ, प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो गई, मृदा की उर्वरता में कमी हुई, वैश्विक तापमान में सहायक गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई, खाद्य श्रृंखला में असंतुलन हुआ और आर्थिक क्षति हुई, यानी कि इकोनॉमिक क्या हुआ, क्षति हो गई। आगे बात करेंगे समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। वनों में रहने वाले अधिकतर जनजाति समुदाय को वन्यजीवों की भांति वनों में रहने, देखिएगा मैंने बताया था कि क्या होता है कि वन में कई प्रकार के आदिवासी रहते हैं, कई आदिवासी समुदाय रहते हैं जिनको वनों में रहने के लिए परमिट किया जाता है, रहने के लिए, औषधि बीनने के लिए, छांटने के लिए उनको परमिशन दे दी जाती है, तो वो इस्तेमाल करने का पूर्ण अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। कृषि कार्यों के लिए वनों की भूमि को जोतने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ये क्या करते हैं, वहां की कृषि को भी जोतते रहते हैं और फसल लगाते रहते हैं। अब इनके ऊपर क्या हुआ, जंगली हाथियों ने क्या किया, अचानक से आक्रमण कर दिया या किसी अन्य जानवर ने आक्रमण कर दिया, तो ये क्या करते हैं, तार फेंसिंग लगा लेते हैं और उसमें करंट पैदा कर देते हैं। या फिर क्या करते हैं, ऐसे कुछ चीजें लगा देंगे जिससे व्यक्ति की या पशु की, किसी की भी, शिकारी की या किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी चीजों की फेंसिंग कर देते हैं। जंगली हाथियों द्वारा जब आदिवासी लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाने तथा जंगली जानवरों द्वारा बाड़े में बंधे मवेशियों को हानि पहुंचाने के कारण अक्सर आदिवासी लोग जंगलों को आग लगा देते हैं ताकि इससे वन्यजीवों को हानि पहुंचाई जा सके। यानी कि सूखी सूखी घास रख देंगे और उसके चारों तरफ आग लगा देंगे जिससे कोई भी जानवर जो है अंदर बाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाए, और वही बाड़े की आग धीरे धीरे करते हुए पूरे जंगल में फैल जाती है। इस संबंध में क्या होता है कि वन के जो अधिकारी होते हैं इनको क्या करना चाहिए, आपसी संवाद स्थापित करना चाहिए, किससे, आदिवासी समुदायों से। तो प्रभावी कार्रवाई करने के लिए वन अधिकारियों और स्थानीय जनजातियों द्वारा आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है और भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है। वनाग्नि को फैलने से रोक पाना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अग्नि रेखाएं, फायर लाइंस निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि छोटी सी पतली लाइन लगा दीजिए, ज्यादा बहुत बड़ी न लगाई जाए। आगे हम बात करेंगे, यहीं पर जमीन पर खींची वैसी रेखाएं होती हैं जो कि वनस्पतियों तथा घास के मध्य विभाजन करते हुए वनाग्नि को फैलने से रोकती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर वनस्पति उग रही है बहुत सारी और यहाँ पे गाजर घास उगी हुई है, तो हम लोगों ने बाढ़ सिर्फ यहीं तक लगाई, यहीं पर आग लगाई, इन दोनों के बीच में क्या रखा, डिफरेंस रख दिया, जिससे ये आग जो है इसकी लपेट में ना आ पाए। समझ गए, और इसको वनाग्नि को रोकने से रोका जा सके। अब प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित, हाल ही में चर्चा में रहा बॉबी बकेट ऑपरेशन किससे संबंधित है? अवैध मछली पकड़ने पर रोक, समुद्री प्रदूषण को रोकना, दावानल से संबंधित और साइबर सुरक्षा से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा दावानल से संबंधित। दावानल का मैंने बताया था, दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। इसमें उत्तराखंड में इस समय जो प्रशिक्षक रेंजर की तैयारी, रेंजर को लेकर के प्रशिक्षक ले रहे हैं, ठीक है, या डिप्टी रेंजर जो प्रशिक्षण ले रहे हैं इस समय हल्द्वानी में, उन लोगों की इस ट्रेनिंग में लगाया गया है और ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे बॉबी बकेट में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। बॉबी बकेट कुछ नहीं है, बॉबी बकेट सीधी बात यह है, हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर से क्या किया जा रहा है, एक टोकरी लगा दी जा रही है। इस टोकरी में केमिकल भर के हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, यहां पे बारिश करा रहा है केमिकल्स की, जिससे पानी को छिड़काव को, पानी का और केमिकल का छिड़काव करके क्या किया जा सके, इस जंगल की आग को रोका जा सके। समझ में आ रहा है? तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़े रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।